ये बात है साल 1914 की, जब जापान के एक गांव में 8 साल का बच्चा खेल रहा था। तभी 4 पहियों पर चलती एक गाड़ी देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत हैरान हुआ। यही वो दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों से लगा हुआ था। इसका नाम था सोइचिरो होंडा। और कौन जानता था इस बच्चे का नाम आने वाले दिनों में हर छोटे बड़े गाड़ियों में देखने को मिलेगी। सोइचिरो होंडा की पैदाइश 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक गांव में हुआ था। उसके पिता एक लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम साइकिल रिपेयर का भी काम करते थे। होंडा का 5 भाई बहन पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे, परंतु उसके पिता को उससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन उसे पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बजाय साइकिल रिपेयरिंग में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। जब वो 16 साल का हुआ तब उसने न्यूज़पेपर में एक जॉब का ऐड देखा। आर्ट सोकाई नामी टोक्यो के एक ऑटोमोबाइल कंपनी को टेक्नीशियन की ज़रूरत थी। होंडा ने जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखा और उसकी खुशमती थी, सिलेक्ट भी हो गया। यही वो टाइम था जब होंडा अपने घर और स्कूल छोड़कर टोक्यो चला गया। होंडा का ख्वाब तब टूटा जब वो आर्ट सोकाई ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पहुंचा। कंपनी वालों ने होंडा से क्लीनिंग का काम करवाना शुरू कर दिए। होंडा फिर भी 1 महीने तक वो क्लीनिंग का जॉब करता रहा। 1 महीने बाद कंपनी के मालिकों ने होंडा से गाड़ियों के मैकेनिकल रिलेटेड काम भी करवाना लगे। होंडा को इस काम में शुरू से ही इंटरेस्ट था, तो वो काम को जल्दी सीख लेता था। कुछ ही महीनों में वो गाड़ियों और उसके पार्ट्स के बारे में काफी कुछ जान चुका था। इस दौरान आर्ट सोकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी लॉन्च किए थे, जिसमें पहली गाड़ी थी आर्ट डेमिलर और दूसरी गाड़ी थी कर्स्टिस। ये कार जापानीज मोटर कार चैंपियन 1924 में पहली बार पार्ट ली और फर्स्ट पोजीशन भी हासिल कर ली। इस रेस में होंडा ड्राइवर के साथ इंजीनियर के पोजीशन पर था। इसी रेस के बाद सोइचिरो होंडा ने मोटर कार को अपना पैशन बना लिया। अगले कई सालों तक वो आर्ट सोकाई में ही काम करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ाता रहा। 1928 में उसके मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये न्यू ब्रांच हमात्सु शहर में होना था और होंडा को इसको चलाने के लिए भेज दिया। होंडा ने इस ब्रांच को सिर्फ 1 वर्कर के साथ शुरू किया था और 2 ही सालों में 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। वो ब्रिलियंट मैकेनिक्स और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपने हुनर के इस्तेमाल करके अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अगले 20 साल तक जापान का रिकॉर्ड बना रहा। आर्ट सोकाई के मालिक के दिल में होंडा के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। होंडा खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 1936 में एक रेसिंग के दौरान होंडा का एक्सीडेंट हो गया। इस रेस में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया था और रेस पर बहुत ज्यादा ही चोट आ गई थी। अब वो ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था और ना ही मैकेनिक का काम कर सकता था। कुछ महीनों के बाद जब वो फिर से ठीक हो गया, तो उसने आर्ट सोकाई के मालिक से कहा अब वो और ये मैकेनिक्स का काम नहीं कर सकता। इसके बजाय उसने एक आइडिया दिया, क्यों ना वो स्पेयर पार्ट बनाने के लिए एक और कंपनी बनाए। लेकिन आर्ट सोकाई के शेयर होल्डर ने उसके इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पहले ही इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। अब वो और भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसके बाद होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी अकेले ही खोलेगा। 1936 में उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सोइचिरो केतो को उसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, लेकिन होंडा के पास उसको चलाने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था। वो दिन में आर्ट सोकाई में काम करता था और रात को खुद से स्पेयर पार्ट बनाने की कोशिश करता था। अगले कुछ महीनों तक वो इसी रूटीन को फॉलो करता रहा, लेकिन उसे कोई सक्सेस नहीं मिली। लिहाजा उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार वो एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो चुका था। अब उसने आर्ट सोकाई से जॉब छोड़कर फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसके पिस्टन में कई कमियां हैं। जब उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए तो उसने 50 में से 47 पिस्टन रिजेक्ट कर दिए।
ये खबर होंडा पर बिजली की तरह गिरी क्योंकि उसके पास अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं रहा था। उसने मुख्तलिफ कंपनी की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए पूरे जापान का दौरा लगाना शुरू कर दिया। अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दिया। उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाने में लग गया। इस बार ये पिस्टन सारे कंपनी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा था। उसको लगातार ऑर्डर मिलते गए। ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 वर्कर को भी हायर कर लिए। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद महीनों की थी। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गई और मिनिस्ट्री ने कई मैकेनिकल कंपनियों को अपने अंदर ले लिया, जिसमें एक कंपनी सिचाइरो को होंडा की भी थी। अब होंडा को उसकी कंपनी के सीनियर मैनेजर डायरेक्टर बना दिया गया। अगले 3 साल बहुत मुश्किल से गुजरे और आखिरकार 1944 में कुछ ऐसा हुआ जिसने होंडा के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा के फैक्ट्री पर आ गिरा। पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जापान हारता दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक हुआ जिसने जापान को घुटनों पर ला दिया। इसके बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर दिया। तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपने सब कुछ खो चुका था। उसने अपने बचे हुए कुछ ऐसे टोयोटा को 45,000 येन में बेच दिया और एक बार फिर जॉबलेस हो गया। ये हाल सिर्फ होंडा का ही नहीं बल्कि पूरे जापान का था। इसी दौरान होंडा को जापानीज आर्मी का एक छोटा सा इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चला रहे थे। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने इसी साइकिल में लगाकर देखा जिससे ट्रांसपोर्ट आसान और सस्ती हो जाएगी, क्योंकि उस दौर में लोग जंग के कारण पहले ही महंगाई से परेशान थे। जब लोगों ने ये इंजन साइकिल पर लगा देखा तो सबको ये आइडिया पसंद आया। चंद यूज इंजन होंडा को तो मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि होंडा ने खुद का नया इंजन डिजाइन कर लिया। पहली बार था जब किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पर इंजन बना सके, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों को नाम एक ओपन लेटर भेजा, जिससे 3,000 दुकानदार ने उसके लेटर एक्सेप्ट कर लिए और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट के रिक्वायरमेंट में फिट हो रही थी। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। जबकि होंडा को रेसिंग का शौक तो था ही, इसीलिए उसने रेसिंग मोटरसाइकिल बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ रेसिंग में जाता और जीतने वाले मोटरसाइकिल का फीचर नोट डाउन करता। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट बाइक बनकर रेडी हो गई थी, जिसने 1962 इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960 में होंडा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। अपनी ज़िंदगी के 62 साल गुजारने के बाद आखिरकार सोइचिरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब उसने बचपन से ही लिया बैठा था वो पूरा नहीं हो पाया। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने उसे ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनी ने अपना मार्केट में पैर जमाया हुआ था और वहां मार्केट में नई कारों को जाना बहुत मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S500, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट ही बिके। कई सालों के मेहनत के बाद फाइनली 1972 में होंडा ने होंडा स्विक नाम से एक कार लॉन्च की। ये वो कार है जिसकी नई मॉडल आज तक पूरी दुनिया में फेमस है। 1980 में होंडा मोटर जापान की 3rd लार्जेस्ट मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और सिर्फ 10 साल के बाद ही ये दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। सोइचिरो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले साल ही यानी 1973 में ही रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह का वीडियो और भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।